नदीम एक गरीब मजदूर था। गरीबी के चलते आज उसे असलम खान के घर मजदूरी करनी पड़ी। असलम खान के यहाँ बकरा ईद का जश्न होने वाला था, इसलिए असलम खान ने मकान के ऊपर की छत बनवाने का काम शुरू किया। नदीम बाकी के कुछ मजदूरों के साथ छत के काम में लग गया। अरे रशीद मियाँ, ये क्या कमजोर से मजदूर काम के लिए बुला लिए? अगर ऐसे ही ढीले बनकर काम करेंगे तो इस बकराईद की जगह अगली बकरीद तक ये छत बनकर तैयार होगी। चिंता मत करो हुजूर, आपका काम समय से पहले करवा कर ही मैं दम लूंगा। अभी इनके रोटी खाने का समय हो रहा है, इसीलिए थोड़े आलसी हो गए हैं। ओ नदीम, छत का उधर का हिस्सा कितना बनकर तैयार हुआ है? हुजूर बस थोड़ा काम बाकी है, फिर हम सब इधर की तरफ लग जाएंगे। 3 से 4 दिन में छत बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। हुजूर, कुर्बानी का बकरा आ गया है, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा। अरे वाह, इस बार तो बकरा ईद पर मजा ही आ जाएगा। लेकिन बात सुन, अच्छे से बांध देना ताकि कोई चुरा ना पाए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। लोग अपना बकरा ईद मनाने के लिए सुना है दूसरों के बकरे को चोरी कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो मजदूर काम कर रहे हैं, इनमें से किसी का क्या भरोसा, कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। असलम खान उन गरीब मजदूरों की तरफ टेढ़ी निगाह करके देखने लगा। मजदूर बेचारे कुछ नहीं बोले, चुपचाप वो काम पर लगे रहे। शाम को छुट्टी होने के बाद सब मजदूरों को उनके पैसे दिए गए। हुजूर, मजदूरों को आज के पैसे देने हैं। मैं सोच रहा था आप मुझे दे दो तो मैं इन्हें बांट दूं, फिर कल सुबह ये सब समय पर पहुंच जाएंगे। अरे रशीद भाई, तुमने कह दिया और ये सब समय पर आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। अब इस नदीम को ही देख लो, आज भी 10 बजे काम पर पहुंचा। पूछ इससे आज ये देर से क्यों आया था? हुजूर, बेगम को 1 महीना पहले ही बच्चा हुआ है। घर में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बच्चे की देखभाल कर रहा था, तभी आने में देर हो गई। मैं कल समय पर आऊंगा मालिक। तो फिर तो काम पर क्यों निकला है? घर में बच्चे की और बेगम की देखभाल ही कर ले, काम करने की क्या जरूरत है? देख रशीद, मैं तो सोच रहा हूँ तू इसकी जगह किसी और मजदूर को पकड़ ले, नहीं तो ये रोजाना ही देर से आएगा। नहीं नहीं, अब मुझे आने में देर नहीं होगी मालिक। मैंने बेगम की अम्मी को बुला लिया है, कुछ दिन वो यहाँ रह जाएंगी, फिर मुझे समय पर आने को मिल जाएगा। ऐसे मुझे काम से मत निकालो हुजूर, बड़ी मुश्किल से मैं घर परिवार चलाता हूँ, मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी। हुजूर, कुछ दिन और देख लेते हैं, अगर नहीं आया तो मैं खुद इसे काम से निकाल दूंगा। ठीक है, तो आज फिर इसके 100 रुपए काट कर दे, तभी इसे समझ आएगी। पकड़, इसके 150 रुपए हाथ में दे दे। मालिक, मेरे घर में छोटा बच्चा है, आप मेरे इतने रुपए काट लोगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे का दूध भी खरीदना है, घर में खाने का सामान और राशन भी खत्म है, बड़ी मुश्किल से। रशीद नदीम की बात बीच में ही काट देता है। अरे बड़े लोग हैं, इनके सामने इतना बोलना सही नहीं है। जितने दे रहे हैं उतने रख ले, नहीं तो इस काम से भी जाएगा। ये तो मैं हूँ जो तेरा काम बचाने की फिराक में हूँ, और तू जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। चल अब चुपचाप जा और कल समय पर आ जाना। नदीम की मजबूरी थी कि वो अपनी गरीबी के कारण इस समय चुप था। वो कुछ नहीं बोला और 150 रुपए लेकर उसने बाजार से कुछ सामान और बच्चे के लिए दूध खरीदा और घर पहुंचा। अच्छा हुआ आप सब्जियां ले आए, मैं जल्दी से कुछ खाने का बना लेती हूँ। सलमा, तू बच्चे के पास बैठ, खाना मैं बना लेती हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या करूं सलमा, मुझे जबरदस्ती असलम खान के घर काम करना पड़ रहा है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नदीम असलम खान के घर हुआ आज का सारा वाकया बताता है। ये तो असलम मियाँ की बात बहुत ही गलत है। थोड़ा तो उन्हें खुदा से डरना चाहिए कि ऐसे हम गरीब मजदूरों के पैसे काटकर वो अपने खजाने भरकर क्या ही करेंगे। बेटी, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब मजदूर बेचारा पूरा दिन मेहनत करके जो थोड़े पैसे कमाता है, ये लोग उसे कोई अहमियत नहीं देते। ये पैसे वाले अपना रौब अलग ही दिखाते हैं। गरीब मजबूर बेचारे इनके आगे कुछ नहीं बोल सकते। ये लो, तुम दोनों खाना खाओ, मैं गरम गरम रोटी सेक रही हूँ। सलमा, तू भी खा ले बेटी, तेरा भूखा रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं, अपने बीबी बच्चों के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लूंगा, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। अगले दिन नदीम जल्दी ही काम पर चला जाता है। इतनी देर तक मजदूर काम पर नहीं आए थे। नदीम छत पर गया और अपना काम करने लगा, तभी तेज बारिश हो गई जिस कारण छत पर पानी भर गया। अरे, आज तो काम हो ही नहीं सकता, बारिश में छत गीली हो गई है। अब तो काम कल ही करना पड़ेगा। देखता हूँ, रशीद मियाँ को फोन कर लूंगा। इसी कारण मुझे लगता है बाकी मजदूर भी काम पर नहीं आए हैं। मुझे लगता है सबने छुट्टी कर ली होगी, मैं भी घर ही चला जाता हूँ। नदीम घर जाने लगता है, तभी असलम उसे आवाज लगाता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अभी सारे मजदूरों को आने दो, आज छत का काम नहीं तो
बगीचे की सारी सफाई तुमसे ही करवा लूंगा। कम से कम मेरा दिन तो खराब नहीं होगा। मेहमान आएंगे तो पूरा घर साफ करना जरूरी है। जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगा कि बगीचे को कैसे साफ करना है। जी हुजूर। नदीम बगीचे की सफाई करने के लिए चला जाता है। और भी मजदूर आ जाते हैं और वो भी असलम खान के कहने पर बगीचे की सफाई करने लगते हैं। सफाई करते हुए नदीम गमले को हटाकर साइड में रख रहा था, तभी उसके हाथ से गमला छूट गया। असलम खान गुस्से में आ जाता है और नदीम को थप्पड़ मार देता है। तुम्हें पता भी है जो गमला तुमने तोड़ा उसकी कीमत कितनी थी? मेरे खास दोस्त ने यह गमला तोहफे में मुझे दिया था और तुमने इतना कीमती गमला तोड़ दिया। मैं पहले ही रशीद को कह रहा था कि तुम्हें काम पर ना रखे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं तो तुम आज इतना बड़ा नुकसान ना करते। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहां से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरे हाथ से छूट गया। ऐसे मुझे नौकरी से मत निकालो हुजूर, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं नौकरों को बुलाकर अभी तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकलवाता हूँ। जैसे ही असलम गुस्से में आगे बढ़ता है, अचानक उसके पैर में एक सांप काट लेता है और असलम छटपटाकर जमीन पर गिर जाता है। नदीम और बाकी मजदूर ये सब देख रहे थे। अरे, इन्हें तो सांप ने काट लिया, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे तू पागल है, हैं? जो इसकी मदद कर रहा है, हैं? ये हमारे साथ कितना बुरा सलूक करता है, हैं? मरने दे, इसकी यही सजा है। इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। नहीं नहीं इमरान भाई, ये गलत है। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ये जहर निकालना होगा। असलम खान की आंखें बंद होती जा रही थी, पर उसे पता था कि नदीम उसके पास ही बैठा है। तभी रशीद भी आ जाता है। नदीम कोशिश करके असलम के पैर से जहर निकाल देता है, पर इस कोशिश में नदीम भी थोड़ा बेहोश होने लगता है। इतनी देर में रशीद फोन करके डॉक्टर को भी बुला लेता है। घबराने की कोई बात नहीं है, असलम मियाँ खतरे से बाहर है। नदीम को भी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उसकी तबीयत में भी सुधार है। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है। आपको पता है, आज नदीम ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है। हाँ बेगम, जब मैं बेहोशी में आ रहा था उसी हालत में मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि नदीम मेरी मदद कर रहा है। फिर अचानक मैं बेहोश हो गया। नदीम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मालिक, आपकी जान बच गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। असलम बेटा, वैसे तो नदीम ने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले जितना भी करो वो कम है, क्योंकि इस एहसान को चुकाना बेहद नामुमकिन है। पर तुम अपने हाथों से बकरा ईद पर नदीम और बाकी सब मजदूरों को तोहफे देकर इनके चेहरे पर खुशी ला सकते हो। जी अप्पू, आप ठीक कह रहे हो। इस बार नदीम और बाकी सब मजदूर अपने अपने घरों में खूब बढ़िया तरीके से बकरा ईद मनाएंगे। आप सब बेफिक्र रहो, इस बार बकरा ईद पर आप सबको मेरी तरफ से ढेरों उपहार दिए जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। असलम खान ने नदीम और बाकी सभी मजदूरों को बकरा ईद के दिन ढेरों तोहफे और रुपए पैसे उपहार में दिए, ताकि वो सब भी खुशी से अपने घर में बकरा ईद का जश्न मना सके। नदीम ने और बाकी सब मजदूरों ने खूब धूमधाम से बकरा ईद मनाई। सब मिलकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। असलम खान ने उस दिन से अपने व्यवहार को बदल लिया। वो नदीम और बाकी सब मजदूरों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। असलम ने और भी लोगों के घर नदीम और बाकी मजदूरों को काम दिलवाया और वो पूरा ध्यान रखता था कि रशीद नदीम और सभी मजदूरों को सही तरीके से पैसे बांटे, ताकि किसी भी मजदूर के साथ कुछ भी गलत ना हो और सभी मजदूरों का घर परिवार ठीक से चलता रहे। रमजान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था। हर रोजेदार की तरह सलीम को भी ईद का बेसब्री से इंतजार था। सलीम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक दर्जी था। अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी उसकी। सिलाई का काम सलीम ने अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में सिलाई का काम बढ़िया चलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे। यही वजह थी कि सलीम का काम लगभग बंद ही पड़ गया था और इसीलिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन ईद को क्या करेंगे? बच्चों का बड़ा मन है नए कपड़े पहनने का, तो सिल दीजिए ना दोनों के लिए एक एक जोड़ी। और वो सिवई। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर सलीम घर से बाहर आ गया। वो अपनी बीवी फातिमा से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि सच यही था कि एक दर्जी होने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े नहीं सिल पा रहा था।
क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फातिमा सलीम के हालात समझती थी, लेकिन वो भी क्या करे। बच्चों के फरमाइशी चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर ही देते थे। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? हाँ हाँ, बोल दिया है मैंने। अब्बू ने कहा कोशिश करेंगे। फिर से कोशिश? तब तो हो गया, आपा रहने दो। यहाँ तो उम्मीद लगानी ही बेकार है। लगता है इस बार भी इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद। और मनेगी भी क्या, वही हर साल की तरह अम्मी पानी में सेवई उबाल कर दे देंगी। बस हो गई हमारी ईद तो। इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं। 7 साल का अमान ये सब एक सांस में कह गया। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसकी बातें फातिमा को कितनी तकलीफ दे रही थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। वो पास वाली सोसाइटी में मैं कल ही जाऊंगी। और फातिमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ कर लूंगा ना। तुम घर पर वैसे ही बहुत काम करती हो, इससे ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं जो हो रहा है। बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं। ईद पर कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक आपका काम ठीक से नहीं चलता, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस। सलीम चाहकर भी फातिमा को रोक नहीं पाया और अगले ही दिन फातिमा काम की तलाश में निकल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे राधा ने भेजा है। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आ जाओ। तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है? जी कहीं भी नहीं, बस अपना घर ही संभालती आई हूँ अब तक तो। देखो, ईद पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तो तुम सब कर तो लोगी ना? जी आपा, मैं सब कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 1 मिनट, मुझे ये फालतू की रिश्तेदारी पसंद नहीं है। मुझे मैडम कहोगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी मैडम जी, माफ कीजिएगा। वो घर काफी बड़ा था। घर की मालकिन हिना वहाँ अपनी बच्ची शाइना के साथ रहती थी। हिना के शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद ही अपने शौहर का गारमेंट्स का बिजनेस संभाल रही थी। अकेले रहने की वजह से हिना का बर्ताव थोड़ा रूखा हो गया था। वो ज्यादातर गुस्से में ही रहती थी। ये क्या है फातिमा, तुमने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया? मैडम जी, मैंने शाइना बेबी का टिफिन तैयार कर दिया है। और आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती। तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ओह, माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं बस अभी कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, रहने दो, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर हिना घर से बाहर निकल गई और फातिमा शाइना के पास चली गई। शाइना बेबी, जल्दी करिए, आपके स्कूल की बस आती ही होगी। आंटी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। क्या? ऐसा मत कहिए, आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी। आपको अम्मी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी तो वैसे भी शाम को घर आती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं बेबी जी, ये ये तो गलत होगा ना। चलिए, मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। फातिमा के जोर देने पर शाइना स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। फातिमा ने उसे अपने हाथों से स्कूल के लिए तैयार किया। फिर शाम के वक्त, मैडम जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, वो परसों ईद है तो। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, पार्टी में कई लोग आएंगे। ऐसा करो, यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ क्या क्या बनाना है। हिना ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर फातिमा उससे क्या कहने वाली थी। फातिमा चुपचाप हिना की सारी बातें ध्यान से सुनती रही। फिर कुछ देर बाद, इतना सब ठीक रहेगा, पर याद रहे फातिमा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगी मैडम जी। एक गुजारिश है, अ, अगर आप पूरी कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बोलो। मैडम जी, वो मेरे बच्चे ईद पर। फातिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिना के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देखकर फातिमा उदास हो गई। तभी शाइना स्कूल से वापस लौट आई और फातिमा को उदास देखकर उससे बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं बेबी जी, आप चलिए ना, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, पहले आप बताइए, आप सैड क्यों हो? सुबह मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो अब आपको मेरी बात माननी होगी। मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। वो बेबी जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आंटी, बताइए ना प्लीज। शाइना फातिमा से जिद करने लगती है, जिसके बाद फातिमा उससे अपनी सारी परेशानियां कह देती है। ओह गॉड, क्या ऐसा भी होता है? मेरे पास तो कितने सारे नए कपड़े हैं और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए नए कपड़े दिलवाने वाली हैं। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अम्मी को बोल दूंगी, वो आपके बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगी।
फातिमा, क्या है ये सब? मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो ना। शाइना से ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या करना चाहती हो तुम? अम्मी, आंटी को मत डांटिए, मैंने ही। शाइना, तुम चुप रहो और अपने कमरे में जाओ अभी। मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये ईद की पार्टी निपटाओ और फिर उसके बाद अपना हिसाब करो तो। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कहिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। जरूरत है तो क्या कुछ भी करोगी तुम? मेरी शाइना अभी बच्ची है, उसे बहलाकर तुम क्या करना चाहती थी? मैं सब समझती हूँ। इतना कहकर हिना वहां से चली गई। फातिमा दुखी होकर रोने लगी। हिना ने उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अम्मी, आप आ गई? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी, बल्कि आप भी तो चल रही हैं ना हमारे साथ ईद के लिए कपड़े दिलवाने। आपने ही तो कहा था कल। अब हाँ, कहा तो था मैंने, पर हिना के घर पर पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फातिमा भी इन्हीं तैयारियों में लगी थी। तभी अचानक, शाइना, शाइना कहाँ हो तुम?